हेलो बच्चों, देखिए हम आगे ना, हमने आपसे कहा था ना कि हम अभी जल्दी से आते हैं आपके लिए दूसरा सेशन लेकर के। देखिए हम आगे दूसरा सेशन लेके, रुकिए ज़रा जस्ट ए मिनट, मैं बच्चों को लिंक शेयर कर दूँ इसका, ताकि वो सेशन को भी ज्वाइन कर लें। हालांकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू सभी को है आज, पर कोई बात नहीं, बाद में आप देख सकते हैं लाइव। चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले हम पैराग्राफ सॉल्व कराते हैं आपको। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि पैराग्राफ से क्वेश्चंस तो नहीं मैच हो रहे हैं, पर हाँ चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी दोस्त मित्रों को, ताकि उन तक जो है जितनी जल्दी हो सके हमारा ये वीडियो पहुंच जाए और वो देख सके कि उन्होंने कितना प्रश्न सही किया है। तो देखिए सबसे पहले तो गद्यांश दिया हुआ है आपका, और 61 से 65 तक के क्वेश्चंस आपके गद्यांश से हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर ना तो मनुष्य है, ना तो ममता, ना निष्ठुर सबल नहीं, ममता शब्द है ना। नमस्कार किशोर, वेलकम, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व करा दिया अभी। तो दूसरा प्रश्न है कि संहारक शब्द का संधि विच्छेद, ये भी हमारा कराया हुआ प्रश्न है कि समधनहारक संहारक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो है वो है आपका कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बना हुआ है। तो देखिए शून्य शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा तो है नहीं कि शून्य के आप भेद बताओ, है ना। उत्पीड़न शब्द में उत्पन्न अगर शब्द देखा जाए, या उत शब्द तो उपसर्ग है, पीड़ा शब्द है इसमें, तो पीड़ा अपने में पहले ही से भाववाचक संज्ञा है, तो वो भी नहीं हो सकता। उपयोग में भी उपयोग शब्द जो है वो भी हमारा भाववाचक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन दासत्व शब्द जो देख रहे हैं ना, इसमें उसका पहला शब्द है दास, और दास होता है भाववाचक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि दास एक पूरे वर्ग को दिखाता है। तो जो भी शब्द एक पूरे वर्ग को प्रदर्शित करता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो दासत्व हो गया भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका कि बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। तो बाढ़ रेखांकित किया गया, और बाढ़ क्या है, संज्ञा है, क्योंकि बाढ़ जो है वो ना तो सर्वनाम क्रिया विशेषण नहीं बल्कि संज्ञा है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्वह का समानार्थी है। तो दुर्वह का मतलब होता है जो वहन न किया जा सके, यानी कि असहनीय, यानी असह्य। अगला प्रश्न देखिए आपका जो है वो पद्यांश से दिया हुआ है। हम पंछी उन्मत्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदे से। पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद है, पर पता नहीं मेरे कैसे चल रहा है। हाँ चल रहा होगा, कुछ लोगों का वाईफाई से कनेक्ट होगा, वो उनका भी चलेगा, ब्रॉडबैंड भी चल रहा है। नहीं, काफ़ी बच्चे भी, पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व कराया मैंने लेवल 1 का, उसमें तो काफ़ी बच्चे आ गए थे। तो अभी देखिए लिंक शायद अभी तक सबको पहुंचा नहीं होगा, बहुत जल्दी में क्रिएट हुआ ना। चलिए कोई बात नहीं, जब सारे बच्चे नेट ऑन हो जाएगा तो सारे बच्चे आ जाएंगे, देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उपर्युक्त कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो जैसा कि आपको केंद्रीय भाव यहाँ पर पता चल रहा है कि स्वतंत्रता से इतना प्रेम है कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर दूसरे का जो है गुलामी में जो दिया हुआ, अगर गुलाम बना करके कोई हमें बांध करके कोई हमें रखता है और सोने की कटोरी में मैदा भी देगा ना, तो भी ना खाएंगे हम। तो इसीलिए हम बल्कि कड़वी निबोरी, यानी कि जो नीम के फल होते हैं, अगर नीम के फल हम कड़वे खा के रह लेंगे,
जान दे देंगे भूखे प्यासे रह करके, लेकिन दूसरों का दिया हुआ, गुलामी का दिया हुआ जल नहीं पिएंगे। तो इसका मतलब है स्वातंत्र्य प्रेम का इसका भाव है। अगला प्रश्न है कि कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदे से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर एक तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, लेकिन विकल्प में रूपक दिया नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखिए उपमेय उपमान संबंध दिया हुआ है इस तरीके से कि पता नहीं चल रहा है कौन उपमेय उपमान का एक बहुत ही गहरा संबंध दिया हो, जो कि पता नहीं चल रहा है, आरोपित है एक दूसरे पे, तो ये रूपक है। लेकिन दिया नहीं है रूपक, तो आप देखिए यहाँ पे क हर जगह पर आया है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला शब्द का अर्थ क्या है? तो वैभव विलास युक्त जो गुलामी है, उस गुलामी को स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर, जिसको कहते हैं सोने का पिजड़ा, श्रृंखला का मतलब जंजीर मत समझ लेना, यहाँ पर है सोने का पिजड़ा, यानी कि वैभव और विलास युक्त गुलामी को, यानी स्वर्ण श्रृंखला का जो बंधन है उसको अपनी गति अपनी उड़ान लोग भूल गए हैं। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ देखिए पंक्षी शब्द जो है वो तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है पक्षी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे अभी ये देखिए लेवल 1 में भी था, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जो डी विकल्प है वो बदल गया, और ये डी विकल्प वहाँ भी उत्तर बना था, यहाँ भी उत्तर ही बना है। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं, तो यही एक त्रुटि है। बाकी तो सही है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है, सही है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो यहाँ तो आश्रित उपवाक्य होता है, जुड़ा होता है। संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़ते हैं, वो भी सही है। अब लिखा हो कि मिश्र वाक्य एवं उपवाक्यों को, तो मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उनको उपवाक्य ही जोड़ते हैं, ये त्रुटि हो गई है। समुच्चय बोधक तो लेकिन किंतु परंतु होता है ना। अगला देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाह के अर्थ की दृष्टि से क्या है? तो ये तो बिल्कुल साफ है कि विस्मयादि बोधक है ना। नमस्कार बलवीर, देखिए बलवीर का भी नेट चल रहा है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि बहुत प्रेम पूर्वक किसी का स्वागत करना, पलके बिछा करके स्वागत कर रहे हैं। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी कि एक से अधिक दोष होना। पुलिस ने चोर को दंड दिया, अब यहाँ पे देने का भाव संप्रदान मत समझ लेना, क्योंकि के लिए नहीं दिया है बल्कि उसी को दिया है। तो पुलिस ने चोर को, यहाँ पर देखिए एक कर्ता और एक कर्म है, ये कर्ता और कर्म है कारक यहाँ पे। धीरे धीरे, ये तो कितनी बार कराया हुआ है, आखिरकार ये क्वेश्चन आ ही गया बच्चों। तुम लोग कहते ही थे मैम इस बार ये क्वेश्चन आएगा ही, पक्का आएगा, ये देखो क्वेश्चन आ ही गया। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे से आ ही गया क्वेश्चन आखिरकार। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तो हस्तलिखित में देखिए हाथ से, हाथ द्वारा लिखित या हाथ से लिखित तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों का उद्यान, जिसे बालवाड़ी भी कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, तो इसलिए यहाँ पर वाद विवाद हो जाएगा। लिखित होता तो निबंध हो जाता है, लेकिन मौखिक है तो फिर वाद विवाद। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत, तो मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत और सबसे पहला स्रोत जो होता है वो परिवार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आप देखिए यहाँ पे वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य है वो, अब पहले तो लिखा है विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का विकास करना, ये होता है कहानी में, जब कहानी विधा के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, ये लेखन हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए द्रुत लेखन लिखा है, ये भी लेखन ही है, जबकि हमें वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये रहा उत्तर, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो वो, क्योंकि वाचन में क्या होता है, किताब लेकर के पढ़ता है, उसे कहते हैं वाचन करना, वाचना। अगला क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यानी कि
दिया हुआ कि यानी कि जो भाषा प्रयोगशाला है वो शिक्षक के स्थान पर, मतलब शिक्षक न रहे और भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला का जब प्रयोग किया जाता है ना, तब भी शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ रहता है, तो यानी कि प्रतिस्थापन नहीं है, तो ये बात सत्य हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है, तो विषय वस्तु भाषा और शैली तो पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण होता है, पर शीर्षक किताब के ऊपर लिखा जाता है, जो कवर होता है उसके ऊपर लिखा जाता है, तो इसलिए पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण शीर्षक नहीं है, ये सॉरी बाह्य गुण है, बाकी ये सभी तीनों के तीनों ही आंतरिक हो जाएंगे, आंतरिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण कौन सा है, तो श्रव्य तो ग्रामोफोन ही है, बाकी सभी दृश्य हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है, यह भी पिछले पेपर मतलब लैंग्वेज 1 में भी था, मिलान पद परीक्षा, लेवल 2 के लैंग्वेज 1 में भी ये क्वेश्चन था। तो अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है, तो लगातार मूल्यांकन चाहिए तो सतत व्यापक मूल्यांकन से बेहतर कुछ नहीं है। निदान का महत्व नगण्य हो जाता है, यानी कि निदान जो है वो बेकार हो जाता है, कब? जब उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता, फिर क्या फ़ायदा निदान का, मतलब कारण ढूंढने का क्या मतलब, जब आपने उसके बेस पे उपचार ही नहीं किया, आप अपने अलग ही तरीके से उपचार कर रहे हो, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्त कौन सा नहीं है, आप देखिए यहाँ पे देखना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना होता है, तो देखना नहीं होता है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कॉल्डवेल कुक को है। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, तो कारक बताना था आपको, अब देखो कलम से लिख रहा है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये रहा करण। और आखिरी क्वेश्चन है कि किस व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, तो भाई सुग्गा प्रणाली पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहते हैं, ये हमने कई बार आपसे कहा है, क्योंकि किताब पढ़ते रहना तो रट्टू तोता हो जाएगा ना केवल, इसीलिए इसे सुग्गा प्रणाली कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने सारे आपको सॉल्व करा दिए, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 के। उम्मीद है आपने पेपर बहुत ही बेहतरीन किया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान आया हुआ है। ऐसे ही कीप इट अप, आगे बढ़िए, लेवल 2 का भी लेवल 1 का जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है उसका भी पेपर आप दीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी को शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ऐसा मेरा मन भी कह रहा है, और ऐसा आप सबकी तैयारी भी है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और आपने उससे कहीं ज़्यादा मेहनत की है। तो धन्यवाद आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सब जो हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप सभी को इसी तरह से ज्ञान गंगा मिलती रहेगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।